आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज ये छठा कार्यक्रम है इस विषय पर कि डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। दोस्तों, मैं इससे पहले कि अपनी बात आगे कहना शुरू करूं, आप सबसे एक गुजारिश है कि मैं देखता हूं कि जब मैं कोई श्रृंखला बनाता हूं और पहला कार्यक्रम डालता हूं तो या तो पहला कार्यक्रम के बाद बाकी के कार्यक्रम लोग नहीं देखते, या फिर बाद में कोई एक वीडियो देखते हैं और पीछे के वीडियो और आगे के वीडियो नहीं देखते। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि देखिए, ये जो मैं बना रहा हूं ना, बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने कि अच्छे अच्छे अपने विचार रखे हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो मेरे कार्यक्रम है ये कई वर्षों की तपस्या है। जिन पुस्तकों से पढ़कर मैं आपको जानकारी देता हूँ, इनको पढ़ने में ही महीनों महीनों खर्च हो जाते हैं। कई सालों लगते हैं शिक्षा पाने में, और कई साल लगते हैं पढ़ने में, और कई साल लगते हैं समझ आने में, और कई साल लगते हैं सोच विचार करने में। मेरा मकसद ये है कि, और मैं को ये पहली बार नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ, जब नया नया फेसबुक आया था तब भी मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विचार थे कांग्रेस और गांधी पर, वो लिखित रूप में पोस्ट किए थे आज से लगभग 12 साल पहले। और अब मैं 12 भी 13-14 साल पहले, और अब मैं आपको वीडियो बनाकर ये जानकारी दे रहा हूँ। तो इस जानकारी को आप ग्रहण करिए और इसको साझा करिए। बहुत सी ऐसी मन में बातें आती है। अभी एक बात ये भी थी कि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि मैं कांग्रेस और गांधी पे बना रहा हूँ तो क्या मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, या बीजेपी की तरफ से हूँ, या बीजेपी वाले सोच रहे होंगे हो सकता है कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ। मेरे पहले कि आप वीडियो देखेंगे, मैं आपको बता दूं, मुझे कोई धन नहीं दे रहा है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बना रहा हूँ। श्रीमान गांधी और श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर जी, ये दोनों बहुत बड़ी महानुभूतियां हैं हमारे देश की, महानुभव हैं। लेकिन समस्या ये है कि भाई, मैं देश में और हर व्यक्ति के दिमाग में दुनिया के एक बात होती है कि मैं अपना परम सिद्धांत कहां से लूं, मैं किसका पथ पकड़ूं। मुझे यह समझ में आया कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो पथ है ना, वो सही पथ है। इसलिए मैंने उनके विचारों के ऊपर वीडियो बनाए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई बीजेपी द्वारा प्रायोजित ये कोई कार्यक्रम है, ना इसका अर्थ ये है कि कोई कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ना इसका अर्थ ये है कि मैं राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी में अगर मैं चला भी जाऊं तो उस वो कोई बाध्यता भी नहीं है, और मेरी कोई अपनी अलग पार्टी हो तो उसमें भी कोई बाध्यता नहीं है। पर बात यह है कि हम, जैसे मैं पहले से आपको कह रहा हूं कि हम जो है ना, ये ना सोचें कि ये भैया फला पार्टी का है, ये फला पार्टी से है इसलिए ऐसा बना रहा है। भाई, जानकारी ग्रहण करें। अब मैं कोई पार्टी में अगर जाऊं भी, या मैं अपनी पार्टी बनाऊं भी, तो जहां तक जो लोकहित के अंदर होगी बात, वो बात ही के ऊपर आगे कार्य होंगे। तो अब तक मैंने आपको बहुत से विषय बताए, और आप कृपया करके भाग 1 से 5 तक देखिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के कांग्रेस और गांधी पर विचार श्रृंखला का नाम है इस श्रृंखला का। तो अब इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात बता रहा हूं, और वह विषय है कि गांधी जी का वर्ण व्यवस्था को लेकर, जातिवाद को लेकर क्या सोचना था, और डॉक्टर अंबेडकर जी के हिसाब से गांधी जी के इन विषयों पर क्या विचार थे।
अब आप कहेंगे अरे भाई क्या जरूरत है ये सब बताने की, हमें पता है गांधी जी थे, उन्होंने फला फला नाम का सेवक संघ बनाया था और उन्होंने अपने आश्रम में भी लोगों को रखा, और एक मंदिर है विशेषकर अछूतों का मंदिर जिसे कहते हैं, आजकल शेड्यूल कास्ट के कहेंगे हम, तो उस मंदिर में भी वो रहे। ऐसी कई बातें उनके बारे में हैं। अब ये तो बहुत ही जबरदस्त बात हो गई। क्या हो गई ये बात? जैसे मैंने एक बताया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, कि किसी व्यक्ति का एक्शन जो होता है, काम होता है, वो शब्दों से ऊपर उसके बारे में बयां करता है। लेकिन क्या हमेशा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड होता है? और जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये तो कॉन्सेप्ट मैंने खुद फिल्मों की राइटिंग से सीखा। तो अब क्या फिल्मों में जो पूरा एक्शन दिखाया जाता है, क्या वो कोई असलियत होती है? नहीं होती। आपने दृश्यम फिल्म तो देखी होगी, वो पूरा चीज जो है रच दी जाती है। और राजनीति के अंदर तो ये एक बहुत ही आम बात है कि पूरा दृश्य पटल, पूरा दृश्य राजनेताओं द्वारा ड्रामेटाइज, नाटकीय रूप से उसको करा जाता है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि श्रीमान गांधी जी का कोई नाटकीय रूप से करने का मन था या उन्होंने ऐसा किया। हो सकता है कि, और हाँ उन्होंने बदला भी अपना, उन्होंने रुख भी बदला। सबसे जो खास बात है ना डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी के बीच में, वो सबसे खास बात जो मेरे को समझ में आई जब मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी के जवाब गांधी जी को और गांधी जी के फिर जो बाद में रिप्लाई और लेख पढ़े, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई। मैंने ये देखा कि अब किसी बात पर गांधी जी ने कुछ कहा तो वो बात छपी। अब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसका जवाब दिया, फिर गांधी जी ने उनके जवाब का कुछ और जवाब दिया, ऐसे बाबा साहेब जी ने कुछ और जवाब दिया। और अंत में मैं देखता था अंत में मैं देखता हूं कि गांधी जी उन्हीं विचारों को दूसरे शब्दों में फिर अंततः स्वीकार करते हैं और उन्हीं को प्रतिपादित करते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर जी बोलते थे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर जी was a far he had the capacity to look far and beyond the pre-established facts and notions। डॉक्टर अंबेडकर जी की कहीं ना कहीं ये काबिलियत थी कि वह पहले से स्थापित तथ्यों और रूढ़िवादियों से अलग हटके उनसे दूर, उनसे अलग सोच लेते थे। जैसा मैंने पहले के कार्यक्रम में बताया कि कांग्रेस के बारे में तो उन्होंने कह दिया था कि भाई ये तो परिवार की पार्टी बनने वाली है, और वो हमने देखा, और वही पूरा मुद्दा रहा मोदी जी का चुनाव में। आज भी कहते हैं कि परिवार की पार्टी, लेकिन मैं देखिए मैं सिद्धांत पे बात कर रहा हूं। मेरे सारे वीडियो में मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा। बहुत से इतिहास के ऐसे उदाहरण हुए हैं जब एक एक परिवार ने सत्ता संभाली और बहुत अच्छे से भी संभाली और सत्ता का दुरुपयोग भी हुआ। हालांकि मैं से आप कहेंगे तो मेरा मानना यह है कि जो हमने डेमोक्रेसी की स्थापना जिन मूल्यों के आधार पर रखी है, और आज एक और मैं आपको अपने मन की बात भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे सारे वीडियो देखा करें, क्योंकि ये वीडियो मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों, पुस्तकों के आधार पर तो बता रहा हूँ, साथ में मैं इसमें अपनी राजनीतिक टिप्पणी, पॉलिटिकल कमेंट्री दे रहा हूँ, जिसे बहुत सारे मैं सजेशंस भी देता हूँ एज ए पॉलिटिकल थिंकर, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आप एमपी हैं, विधायक हैं, तो इन बातों को भी नोट करें। हमने जो अपनाया भारत के अंदर, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि मुख्य उद्देश्य ये नहीं है इस वीडियो का। तो हमने एक ऐसे नए देश की
स्थापना करी जहां पर हम भेदभाव नहीं करेंगे और साथ में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को भी नहीं अपनाएंगे। और इसको हमने अपने कानूनों के अंदर भी लेकर आए। लेकिन अभी तक राजनीति के अंदर मेरे को लगता है कि एक एंटी डायनेस्टी एक्ट आना चाहिए और एक कोई आर्टिकल संविधान में भी आना चाहिए कि एक यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पे आ जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो उसकी अगली 3 से 5 पीढ़ी तक, 5 पीढ़ी में मान के चलता हूँ, 5 पीढ़ी उसकी पत्नी के साइड और 5 पीढ़ी उसके पिता के साइड से, पुरुष के साइड से जो बना, अगर कपल है तो कोई उनके परिवार में नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हमने ऐसा कानून बना दिया तो ये तो फिर आर्बिट्ररी होगा, विरोधाभासी होगा, जबरदस्ती का होगा कि जब हमने पहले ही इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी है। देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जब हमने बात करी है तो बहुत सारी जगह है जहां पर हम उस कॉन्सेप्ट को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां होनी चाहिए जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक अपॉर्चुनिटी है तो वो सबके लिए इक्वल है। इसका ये मतलब समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू इक्वल्स, कि वो लोग इक्वल है जो अपॉर्चुनिटी पाने के लायक है। अब जाहिर सी बात है कि एक कोई मंत्री, एक विधायक या एमपी का अगर पुत्र है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो तो अनइक्वल हो गई ना दूसरे लोगों के हिसाब से। दूसरे लोग उसके मुकाबले तो, अपॉर्चुनिटी को हटा दीजिए, उसके मुकाबले तो उससे तो अनइक्वल हो गए ना, तो वो तो लोग नहीं पा सकते इसको। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अगर ये भी कहा कि तो इक्वल अपॉर्चुनिटी को सिर्फ हम ये नहीं समझ सकते कि एक भैया सेब है और इसको खाने के सब अधिकार है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये सोच ही गलत है। ये सेब है, अब इसको खाने का वो अधिकार है जिनके अंदर इसको खाने की काबिलियत के अंदर की इक्वालिटी है कि नहीं है। कि एक आदमी ने पहले से 3 सेब खा चुका है तो क्या आप उसको वो सेब दोगे या उसको दोगे जिसने नहीं खाया? तो जिसने नहीं खाया वो जो पहले से 3 सेब खा चुका है, जो पहले से 3 पीढ़ियां राज कर चुकी है, और जिसने नहीं किया है, जो राज मतलब शासन कर चुका है, तो आप ये इसके इक्वल होगा क्या? तो जिस जो आया नहीं शासन में वो इक्वल हो ही नहीं सकता उसके। तो इसी तरह से ओबीसी के अंदर, ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर भी लगा हुआ है ऑलरेडी। तो कई जगहों पर आर्बिट्ररी, और लॉजिक्स को ना, लॉजिक सीधे नहीं होते, लॉजिक्स को कई बार समझने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक एंटी डायनेस्टिक की वंश के आधार पर नहीं चलेगी। देखिए, ये जो सत्ता है ना, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोट खत्म हो जाता है अगर हमने कोई, आई थिंक, कुछ बड़ा क्राइम किया हो, हम पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। तो दे आर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जब हमारा वोटिंग का या इसका पार्टिसिपेशन का राइट खत्म हो जाता है। तो इक्वालिटी तो हम वैसे ही नहीं उसमें देख रहे। तो सिर्फ ये कह देना क्योंकि पिता या बेटी है तो उनका राइट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एनजीओ बनाकर देश के लिए काम कर सकते हैं, वो फौज में जा सकते हैं, किसी और काम में आके देश के लिए काम कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि वो विधायक, मंत्री, काउंसलर यही बने। अब तो मुख्य विषय पे आते हैं, और ये भी समझने की बात है कि मैंने ये आपको क्यों बताया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये जो बातचीत है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये ऐसे नहीं पता चलेगी। कई सारे जब आप किताबें उनकी पढ़ेंगे तो मैंने जो प्रमुख स्रोत आज की इस विषय का लिया है वह 2 जगह से लिया, हालांकि और भी कई जगह है और अध्ययन करना बहुत है, अभी मैं मानता हूँ अभी कम है, लेकिन मेरा खाली अध्ययन होता रहे और मैं
कई कई सालों की मेहनत करूं और वीडियो बना दूं। देखिए, एक तो इसमें समय लगता है, धन लगता है, मेहनत अलग है। इस जो लेबर है ना, ये जो मेरी लेबर हो रही है, तो कुछ करीबी लोग कहते हैं अरे यार ये क्या कर रहे हो, इसका ये क्या है, इसका क्या परिणाम क्या है जो तुम कर रहे हो, इसका क्या फायदा है। ये टेलीफोन है मेरे पास, फोन रखा है मेरे पास, मोबाइल फोन है। मैं इसके कवर की बात करता हूँ, फोन को हटा देता हूँ कि ये कवर एक ऐसी चीज है जिसको आप देख के कहेंगे हाँ भाई इसमें लेबर लगी है, क्योंकि वो नजर आ रहा है आपको। और ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे बता रहा हूँ मैं आपको कि उस कमोडिटी के अंदर आपको नजर आ रहा है लेबर, क्योंकि यू कैन लुक एट इट, आप उसको देख सकते हो, आपके शरीर से बाहर है। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल जो मैं कर रहा हूँ वो एक इंटेलेक्चुअल कार्य है, बौद्धिक कार्य है, और इसके दूरागामी परिणाम वही हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी, उन्होंने जो अपना इंटेलेक्चुअल कार्य किया, या कार्ल मार्क्स, इश्तियाक अहमद अभी हाल ही के अंदर बड़े फेमस राइटर हो रहे हैं इंडिया में, स्वीडिश नागरिक है, मूलतः पाकिस्तान और पैदाइश पाकिस्तान, पूर्व जो ब्रिटिश भारत था उसकी है, एडम स्मिथ। ऐसे अनेकों जो विद्वान होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, नई पॉलिसीज बनती है, आपके भले के लिए होता है। तो ये जो है मेहनत, तो ये मेहनत इंटेलेक्चुअल जो मेहनत है, अब मैं चाहता हूं कि इसको और आगे बढ़ाऊं और एक स्कूल ऑफ लर्निंग ऑफ थॉट्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के एक स्टडी सर्कल, एक स्टडी शुरू करें, लेकिन जो कि फीस के आधार पे होगी, और चाहे तो कोई सरकार या फिर कोई एनजीओ या कोई स्पॉन्सर भी इसे शुरू कर सकते हैं। और इसका जो मकसद होगा ना, इसका मकसद होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब आप, ऐसे हो सकता है समय निकाल के ना पढ़ पाए, पर जब क्लास के रूप में आप उनको ग्रहण करेंगे, तो आप ग्रहण करेंगे, आप और लोगों तक लेके जाएंगे। और जो एक व्यू है ना हमारा अपने देश को बनाने का, वो व्यू रिफाइंड होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है नजरिया हमारा देश को लेके, अपने कामों को लेकर। एक समूह में आप भारत में कहीं बैठते हो ना, आप देखोगे कि वो समूह के अंदर कोई बात आई, किसको क्या कहना है, किसको क्या करना है, कोई क्लियर ही नहीं है, विजन ही क्लियर नहीं है। तो वो क्लियरिटी ऑफ विजन नहीं है, क्योंकि कोई आइडियल ही क्लियर नहीं है। अब आइडियल की क्लियरिटी इसलिए नहीं क्योंकि जो सही आइडियल है, जो सही आदर्श है, आदर्श क्लियर नहीं है। जहां से भाई आने हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर जी है, उनको ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया है। और लोगों को भी पढ़िए, लेकिन वो मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक बैठते हैं। तो अब आते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो गांधी जी के बारे में इस बात पर क्या सोचना था, कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सोचते थे। एक और बात मैं इससे आगे करूं, आपको मैं ये भी बता दूं, जब बीजेपी की सरकार आई, हालांकि बीजेपी ने तो हर एक महानुभव का नाम आगे रखा कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राजनीतिक फायदों के लिए गांधी जी को ज्यादा आगे रखा है, जो मुझे सही नहीं लगा। बहुत लोगों की डिमांड थी कि नोटों से उनकी तस्वीर हटा के, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेरों वाला, आगे से 3 शेर नजर आते हैं, वो आए, वापस आए। वो वापस नहीं आए, हालांकि नोटबंदी हो गई, सारे नोट, हम नहीं कह रहे नोट बदलो, नोट बंद करो, हम तो कह रहे जो नए नोट छपे उन पे गांधी जी को हटा के, क्योंकि गांधी जी को डालने का मतलब है कि आपने सिर्फ, हम ये भी नहीं कह रहे भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी को डालो, जो हमारा प्राचीन, जो हमारा पहले से चल रहा है, वो पूरा हमारे सब जो भारत के जो सब हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे विचारक रहे, उनकी मर्जी से जो उन्होंने डाला, भाई वो उस हिसाब से सही सोच के डाला था, उसको चलने दो। एक चीज चलने दो। तो कांग्रेस ने चेंज किया, बीजेपी ने वो भी चेंज नहीं किया। ये डिमांड थी लोगों की। अगर आप मेरे से मेरा व्यक्तिगत पूछेंगे
तो मैं कहूँगा कि बुद्ध को डालना चाहिए। वहाँ से ही पूरा परिवर्तन हो रहा है। अगर पर उसमें भी है कि हम इमेज डालें कि नहीं डालें। तो आपको बताता हूँ कि भगवान बुद्ध की पहले कोई इमेज नहीं थी। पूजा जो शुरू हुई या उनका जो याद करने का तरीका था वो था अशोक वृक्ष और नीचे वो एक चबूतरा, एक उनका स्थान। वो बड़ा अच्छा एक कलात्मक दृश्य है, उसको भी डाल सकते हैं। वो स्थापित दृश्य है, वो एविडेंस वाला दृश्य है, वो हमारे भारत के सबसे पुराने दृश्यों में से है, उसको डाल सकते हैं। या जो चल रहा था ऑलरेडी, चार शेर चाहू दिशाओं से, चार शेर का प्रतीक था। अभी शेर तो बचे ही नहीं है, तो प्रतीक भी खत्म हो गया है। तो अब आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी क्या सोचते थे गांधी जी के इस विचार पर कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं या उसके विरोधी हैं। तो मैंने आपको ये सब बातों में जो बात शुरू करी, वो मैंने आपको एक बात बताई कि डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जब भी कोई वार्तालाप हुआ, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, उनके लेखों के आधार पर, लेखों के जवाबों, पत्र पत्रिकाओं के आधार पर, तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर समान मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से सहमति रखते हुए गांधी जी अपने विचार परिवर्तित करते थे। और यही चीज वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं हम कि गांधी जी के वर्ण व्यवस्था पर क्या विचार थे और किस तरह से उसमें बदलाव आया। जो पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी, गांधी जी के जीते जी, प्रकाशित हुई, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। और एक और पुस्तक, उसका तो मैंने ही खुद जो अनुवाद भी किया, प्रकाशित भी किया है, ये उनका भाषण था, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का संघार, इसमें एक हो रहा है। तो इसमें भी मुझे इसको भी अनुवादित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी को समझने का अवसर मिला। अब उस पुस्तक में वो लिखते हैं गांधी जी के लिए कि गांधी जी जब कोई लेखनी करते हैं तो दो तरह से लेखनी करते हैं, एक इंग्लिश अखबारों के लिए, एक अपने गुजराती अखबारों के लिए। लेकिन दोनों लेखनियां एक ही व्यक्ति गांधी जी से आ रही है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं कि ये दोनों लेखनियों में बहुत विरोधाभास है, बहुत अंतर है, बहुत दूरी है उनके विचारों को सही प्रकार से प्रकट करने में वर्ण व्यवस्था को लेकर। जब वो इंग्लिश में लिखते हैं और जिसके पाठक प्रमुखता अंग्रेज हैं, स्कॉटिश है, ब्रिटिश हैं, तो उसके अंदर वो जातिवादी व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। लेकिन जब वो गुजराती में लिखते हैं, जिसके पाठक प्रमुखता गुजरात के लोग हैं, तो उसके अंदर वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, तो इसलिए जो मैंने इस कार्यक्रम में शुरुआत में कहा कि गांधी जी के ऐसे बहुत कार्य हैं कि आप उनको कहेंगे कि आप कहेंगे ये गांधी जी जात पात का विरोध करते थे, वर्ण व्यवस्था को जात पात ही मानिए। वो सॉलिडिफाइड होकर, कंसोलिडेट होकर, वर्ण व्यवस्था मजबूत होने के बाद कास्ट व्यवस्था जातिवादी बन जाता है। वो एक अलग, समझने के लिए उसको अलग से कभी बात करेंगे, पर उसको जातिवादी मानिए वर्ण व्यवस्था को। तो ये बात हुई और इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी को के जवाब गांधी जी के आए। और डॉक्टर अंबेडकर जी के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो भी गांधी जी को यही कहते थे कि ये जो है ना उसी वर्ण व्यवस्था के पोषक और समर्थक हैं। और हिंदू
आइडियोलॉजी, हिंदू आइडियोलॉजी क्या कि वर्ण व्यवस्था, उसको सपोर्ट करते हैं। अब एक लाइन मैं आपको पढ़ूंगा डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तक से। एक लाइन मैंने चुनी, आखिर क्यों, तो डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते हैं, आखिर क्यों महात्मा हमेशा जाति और वर्ण का समर्थन करते हैं। यह है, अब क्यों समर्थन करते हैं कि आखिर क्यों महात्मा हमेशा जाति और वर्ण का समर्थन करते हैं, उसका कारण यह है कि उन्हें लगता है कि यदि वह उनका विरोध करेंगे तो राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। दिस इज द टैग लाइन। यह शीर्ष बात है कि उन्हें लगता है कि अगर वो राजनीति में अगर वो इसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो राजनीति में अपना स्थान खो देंगे। हाँ, तो उन्हें लगता है कि यदि वह उनका विरोध करेंगे कि, तो गांधी जी को यह लगता था कि अगर, डॉक्टर अंबेडकर जी के हिसाब से गांधी जी को यह लगता था कि अगर वो जाति और वर्ण व्यवस्था इसका अगर विरोध करेंगे तो अपना स्थान राजनीति में खो देंगे। अब इस बात पर चर्चा अगले भाग 7 डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जी के कांग्रेस और गांधी पर विचार, भाग 7 में आप से इस बात पर और वार्तालाप तो नहीं हो सकता, और मैं अपने विचार रखूंगा डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के आधार पर। और डॉक्टर अंबेडकर जी की सारी किताबें, उनके द्वारा लिखित किताबें, ये उनके द्वारा लिखित और उनके जीवन पर किताबें की जो कॉस्टिंग है वो अब लिंक देखिए और फ़ोन नंबर भी दिए, डायरेक्ट लिंक से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि एनरोल करें डॉक्टर अंबेडकर स्टडीज़ के अंदर। 1-2 साल का कार्यक्रम रहेगा जिसके अंदर हम अच्छे से, और लेकिन फीस इसकी अच्छी रहेगी, जो मेरा ये है, क्योंकि ताकि हम अच्छे से अपने देश के लिए अच्छे से विचारों को फैला पाए, एक ऐसी बुद्धिवादी बौद्धिक एक ऐसी संगत पैदा कर सके जो कि हमारे देश को आगे चल के सही दिशा में लेकर जाए। वेबसाइट है जिस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, nspmart.com। ये वेबसाइटें बदल जाती है, इनके बड़ी समस्या है, कभी बदल भी सकती है। बाकी फ़ोन नंबर ज़्यादातर स्थायी रहते हैं। और आप मेरा नाम निखिल सबलानिया करके गूगल करेंगे तो मेरे नंबर या जुड़ी हुई और भी चीज़ें वो आपको मिल जाएगी। NIKHILSABLANIA। मोबाइल नंबर नोट करें 8851188170, 8527533051। धन्यवाद।